Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड के आप फर्स्ट पेपर की स्टडी कर रहे हैं और हम अपनी 5th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं. पिछले 2 लेक्चर्स में हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस के प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन, पियर्सन्स प्रिंसिपल, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था. आज हम उसी चैप्टर से हमारा अगला टॉपिक ले रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस HSAB प्रिंसिपल, यानी कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस, कठोरता और मृदुता के सिद्धांत जो हम HSAB प्रिंसिपल को समझाने के लिए काम में लेते हैं. सबसे पहले हम जिन थ्योरीज़ की बात करेंगे, वैसे बहुत सारी थ्योरीज़ HSAB प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को ब्रीफ में यहाँ लेने वाले हैं. और हमारी सबसे पहली थ्योरी जिसकी हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, अर्थात स्थिर वैद्युत अंतरक्रिया. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. जब एक आयनिक बंध बनता है तो हम ये बात जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा हमें प्राप्त होती है. हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस फॉर्म प्योरली आयनिक कंपाउंड्स. कठोर अम्ल तथा कठोर क्षार, इनके अंतरक्रिया से एक शुद्ध आयनिक बंध बनता है. द हार्ड इंटरेक्शन आर प्योरली आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो हम ये कह सकते हैं कि कठोर अंतरक्रिया से बनने वाला बंध स्थिर वैद्युत या आयनिक बंध होगा. द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. स्थिर वैद्युत ऊर्जा जब एक धनायन और ऋणायन के बीच बंध बनता है तो वो उसकी अंतर परमाणुवीय दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होती है. अर्थात स्मॉलर द आयन का आकार जितना छोटा होगा, स्मॉलर वुड बी द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका अंतर नाभिकीय दूरी भी उतनी ही कम होगी. सो ग्रेटर वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो उस आकार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण उतना ही ज़्यादा होने से ऊर्जा की मात्रा भी ज़्यादा होगी. सो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस वुड बी हाईली स्टेबल. अर्थात एक हार्ड इंटरेक्शन से, यानी कि एक कठोर अम्ल और कठोर क्षार की अंतरक्रिया से एक अत्यधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स या संकुल हमें प्राप्त होगा. दूसरा सिद्धांत जो दिया गया इसके बारे में वो था पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, अर्थात ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता. In the case of soft interaction, we assume that these are covalent in nature. हमने पहली थ्योरी में कठोर अंतरक्रिया की बात की थी. हम इस दूसरी थ्योरी में ये देखते हैं कि यदि अंतरक्रिया मृदु और मृदु के बीच है, यानी कि मृदु अम्ल और मृदु क्षार के बीच है, तो हम ये जानते हैं कि उस स्थिति में बनने वाला बंध सहसंयोजी प्रकृति का होगा. We also explain this in terms of polarizing power and polarizability of d electrons. इसे हम d इलेक्ट्रॉन्स की ध्रुवण शक्ति या उनकी ध्रुवणता के आधार पर समझा सकते हैं. The d electrons have more polarizing power and the soft bases are easily polarizable. d इलेक्ट्रॉन्स की जो ध्रुवण क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है और सॉफ्ट बेसेस यानी कि मृदु क्षार आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं. इसलिए सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच एक बड़ा या एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तीसरी थ्योरी हम जिसकी बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. विद्युत ऋणता के आधार पर भी हम उसकी कठोरता और मृदुता को एक्सप्लेन करते हैं. ये हमारा आगे एक कंप्लीट शॉर्ट नोट का टॉपिक भी आएगा. यहाँ हम ब्रीफ में बात करते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी भी अम्ल या क्षार की उसकी विद्युत ऋणता पर निर्भर करती है या उससे संबंधित होती है. अ स्पीसीज विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हार्ड एंड द वन विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सॉफ्ट. ये माना जाता है कि यदि किसी स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो वो एक कठोर अम्ल या क्षार होगा, और यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो मृदु होगा. सिमिलरली हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस. इसी तरह से जैसा हमने अभी कहा कि इसी तरह से हम
हार्ड और सॉफ्ट यानी कि कठोर और मृदु क्षारों को भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको इसमें बता देती हूँ कि CF3 इज़ कंसिडरेबली हार्डर देन द मिथाइल ग्रुप। CF3 में F है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और CH3 में H है जो कि कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर हम इन दोनों ग्रुप्स की तुलना करें तो CF3 हार्ड यानी कि कठोर होगा, जबकि CH3 मृदु होगा। इसी तरह से BF3 इज़ हार्डर देन BH3 एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये हम इनकी विद्युत ऋणता के आधार पर समझा सकते हैं या उसकी व्याख्या की जा सकती है। चौथा सिद्धांत है पाई बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन का। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन में पाई बॉन्डिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सॉफ्ट एसिड जनरली मेटल्स होते हैं जो कि अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होते हैं, और उनके पास लूजली हेल्ड आउटर डी ऑर्बिटल्स भी उपस्थित होते हैं। तो जी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जिसमें लिगेंड देता है वो इनको मिलते हैं, और इस कारण से ये जो पाई बंधन बनता है वो काफ़ी स्टेबल होता है। तो पाई बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी हम HSAB प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा टॉपिक इससे और रिलेट करता है, वो है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने ये बात की थी कि अभी तक हमने अम्ल और क्षारों को उनकी प्रबलता के आधार पर क्लासिफाई किया है या पढ़ा है। अब उस अम्ल और क्षार की प्रबलता का क्या उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस अर्थात कठोरता और मृदुता के साथ कोई संबंध है? इस बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस हैज़ नथिंग टू डू विद हार्डनेस और सॉफ्टनेस। पहला ही सेंटेंस ये कहता है कि अम्ल और क्षारों की सामर्थ्य का उनकी हार्डनेस और कठोरता, हार्डनेस और सॉफ्टनेस यानी कि कठोरता और मृदुता के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस सिंपली एम्फेसाइज स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन। हार्डनेस और सॉफ्टनेस यानी कठोरता और मृदुता को हम सिंपली दो टर्म्स के आधार पर समझा सकते हैं, या उसका पूरा जोर इन्हीं दो बातों पे है कि अंतर क्रिया किस प्रकार की है, क्या वो कठोर कठोर के बीच है या वो मृदु और मृदु के बीच है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ OH and F ions are hard bases, yet the basicity of the OH ion is very large as compared to F ions। लेकिन OH आयंस की यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की जो बेसिसिटी है, क्षारकता है, वो फ्लोराइड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, और यही इस HSAB सिद्धांत की बहुत बड़ी एक सीमा है या उसकी कमी है। वी कैन नॉट एस्टिमेट इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस ऑन HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल के आधार पर हम किसी भी अम्ल या क्षार की सामर्थ्य को नहीं ज्ञात कर सकते। द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल बिकॉज इट डज नॉट लेड टू हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन। ये जो हम अभिक्रिया यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम इसे HSAB सिद्धांत के आधार पर समझाना चाहें तो ये संभव नहीं है, जिसमें हमने SO3 के साथ HF की रिएक्शन में HSO3 और फ्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट किया है। इसमें हम देखेंगे कि SO3 एक सॉफ्ट बेस है जो एक हार्ड स्पीसीज के साथ अंतरक्रिया करता है। तो कायदे से HSAB के अनुसार तो यह अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सॉफ्ट का एक हार्ड स्पीसीज के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अंतरक्रिया होती है और उस रिएक्शन से हमें एक हार्ड सॉफ्ट और एक हार्ड बेस का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्गर सॉफ्ट बेस है जो कि SO3 आयन है। इट कैन डिस्प्लेस द वीक हार्ड बेस फ्लोराइड फ्रॉम द हार्ड एसिड प्रोटोन, हाउएवर द रिएक्शन अकर, लेकिन फिर भी यह अभिक्रिया होती है। सिमिलरली एक और रिएक्शन जो हमने लिखी है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिथाइल मरकरी कैटायन की है, और यहाँ भी SO3 OH से रिप्लेस हो रहा है। इन दीज केसेस द स्ट्रेंथ फैक्टर प्लेज इट्स रोल। अब यहाँ चूँकि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ यहाँ स्ट्रेंथ फैक्टर यानी कि इनका सामर्थ्य जो कारक है उसका रोल होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस SO3 F एंड OH, हम इस SO3 की F से ज़्यादा है और OH की SO3 से ज़्यादा है। ये स्ट्रेंथ ये बताती है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में या आगे की दिशा में बढ़ेगी इन स्पाइट ऑफ हार्ड सॉफ्ट कंसिडरेशन, और वहाँ कठोर मृदु का कंसिडरेशन काम नहीं करेगा। एंड दिस हैपन्स स्पेशली व्हेन द इनहेरेंट स्ट्रेंथ
of bases and acids being compared are different. और ये तब होता है जब अम्ल और क्षारों की जो सामर्थ्य है वो अलग अलग होती है. Thus, the importance of the inherent strength of bases or acids should not be ignored while considering softness and hardness factor. In general, the Lewis acid-base reaction are governed by two independent principles, softness and hardness, and also strength of acid and bases. तो हम सामान्य एक सिद्धांत के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो लुईस की अम्ल क्षार अभिक्रिया है वो अलग अलग दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और क्षारों की सामर्थ्य, लेकिन साथ ही उनकी कठोरता और मृदुता. इतने थ्योरीज और इनकी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद HACCP प्रिंसिपल में कुछ कमियां रह गई और वो जो लिमिटेशंस हैं, वो जो सीमाएं हैं, वो ये मुख्य 3 बिंदुओं के रूप में हम यहाँ बात करेंगे. दिस प्रिंसिपल डज नॉट प्रोवाइड एनी क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट. इस सिद्धांत के आधार पर हम कोई परिमाणात्मक स्केल या पैमाना हमारे पास नापने का नहीं होता जिससे हम उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को दर्शा सकें. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू HACCP प्रिंसिपल, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है CH3 मिथाइल आयन की हाइड्रोजन के साथ, वो होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती. द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ द प्रोटोन रिलेटिव टू CH3 केटायन, क्योंकि यहाँ प्रोटोन H आयन आसानी से बनाता है लेकिन वो CH3 के साथ कंबाइन नहीं होता. तीसरा जो हम इसमें यहाँ बात करेंगे इसकी लिमिटेशन की, वो वही रिएक्शन है जो अभी हमने पहली स्लाइड में देखी थी कि हार्ड सॉफ्ट फैक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड. द फैक्टर वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये HACCP प्रिंसिपल का वायलेशन है या उसके आधार पर ये रिएक्शन संभव नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन होती है because the fact that stronger soft base displaces the weak hard base from the hard acid. तो ये जो हमने आज के इस टॉपिक में 3 बातें पढ़ी. सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था थ्योरीज से, वो थ्योरीज जिनसे हम HACCP प्रिंसिपल को समझा सकते हैं. उसके बाद हमने एसिड बेस स्ट्रेंथ को कंसीडर किया कि क्या अम्ल क्षार सामर्थ्य का हार्डनेस और सॉफ्टनेस के साथ कोई रिलेशन है, और उस रिलेशन के बाद लास्टली हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं जिसके आधार पर हम HACCP को समझा तो सकते हैं लेकिन फिर भी उसकी कुछ सीमाएं हमारे सामने आती हैं, जिसके आधार पर ये कहा गया कि HACCP सिद्धांत एक काफ़ी अच्छा एक हाइपोथेटिकल सिद्धांत था, लेकिन फिर भी इसकी जो सीमाएं रहीं उसके कारण बहुत सारी बातें इसके द्वारा नहीं समझाई जा सकी. तो ये हमारे इस आज के टॉपिक के मेन 3 पार्ट थे. इस लेसन में अब आपका एक ही टॉपिक बचा है और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, और ये टॉपिक हम अब अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद.